दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करना कि सर हमें मैथ्स के क्वेश्चन शेयर कर दो, या फिर शेयर में मैथ्स के क्वेश्चन आपका नाम लिख देना ताकि मैं पहचान पाऊँ कि आप यूट्यूब के वीडियो से आए हो। तो मैं आपको एक मैथ्स के लगभग 100 क्वेश्चन है, तो अगर वो सॉल्व करते हो तो आपको नाटा की एग्जाम में, नाटा 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्प होगा। तो इसमें सारे लॉजिकल क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं, मैंने ये क्लासेस में प्रोवाइड किए थे। सो एक 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मोग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय। आज मैं आपके लिए नाटा के एक 100+ क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल रीजनिंग इससे क्वेश्चन है, पर मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है होमवर्क क्वेश्चन की तो आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग के और जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने की मैं कोशिश करूंगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने कराऊंगा। मेरे हिसाब से एक 75 क्वेश्चन होने चाहिए। सो आप ये वीडियो पूरा देखिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगले पेपर में आपको 160+ मार्क यहाँ से स्कोर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। ये जो प्रिज्म है इसको अगर स्लांटेड में कट किया तो कौन सा शेप मिलेगा? क्या है? ट्रेपेजॉइड मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा और ट्रायंगल मिलेगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पर देखो ये अगर ये हॉरिजॉन्टल में कट होता तो स्क्वायर मिलता। सो ये दो तो आने नहीं है। बट ये अगर स्लांटेड में कट हुआ तो एक साइड छोटी होनी है, एक साइड बड़ी होनी है। सो यहाँ पे ट्रेपेजॉइड ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ट्रेपेजॉइड शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो गिवन हमें फिगर है, इसका जो ये क्वेश्चन मार्क पार्ट है ये क्या है? क्या ये बेस है, कैपिटल है, पेडिस्टल है या शाफ्ट है? देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। पहले तो ये जो पार्ट होता है ये बेस होता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये कैपिटल होता है, ये पेडिस्टल, और ये जो है ये शाफ्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन करना चाहता था। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका समझो, काफी इजी है। ये क्या पूछ रहा है? देखो, हु इज द अपोजिट ऑफ बी। बी का कौन अपोजिट है ये पूछ रहा है। तो ऐसे दो क्यूब ढूंढो कि यहाँ पे इधर बी हो या फिर बी नहीं हो। तो देखो इन दो क्यूब में बी नहीं है। इन दो अगर क्यूब की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी नहीं है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, से यहाँ पे देखो एफ कॉमन है, तो यही आपका बी का अपोजिट आना चाहिए। बी का अपोजिट एफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो। तो इसको इतना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। विदिन 1 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो। जो पूछा है वो क्यूब छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने बी का क्यूब छोड़ दिया था, रिमेनिंग क्यूब में जो भी कॉमन है वो आपका आंसर होता है। तो इतना ही ईजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्या लगता है, तो ये थोड़ा एक समझते हैं। अगर से मैं इसको फोल्ड के हिसाब से ले रहा हूं, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 और 5 6। तो अगर यहां पे बात करें तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि अपोजिट हो जाएंगे? क्योंकि जो अल्टरनेट होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जो अल्टरनेट है वो अपोजिट होते हैं। और ये बात भी समझ सकते हो, अगर कोई दो चीज़ें अपोजिट है तो वो एक दूसरे के आजू बाजू तो नहीं हो सकती। अपोजिट मतलब एक दूसरे के विरुद्ध है। सो ये एक दूसरे के आजू बाजू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो आजू बाजू वाला ऑप्शन है वो काट देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दोनों यहाँ पे अपोजिट होने चाहिए, आजू बाजू आ गए, ये आजू बाजू आ गए। रिमेनिंग जो दो ऑप्शन है वहां पे हम बोल नहीं सकते। सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। तो ए और सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो गिवन जो फिगर है इसका क्या पूछ रहा है कि शेप कौन सा है। गिवन जो फिगर है ये शेप कौन सा है? क्या रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर पिरामिड है और रेक्टेंगुलर पिरामिड है। तो देखो प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है पहले ये समझते हैं। देखो जहां पे भी रेक्टेंगुलर साइड आए, रेक्टेंगुलर साइड, रेक्टेंगुलर साइड, रेक्टेंगुलर साइड है, तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। उसको प्रिज्म या फिर प्रिज्म बोलते हैं। अब एक ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसको और एक तरीका है जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका अगर टॉप देखा जाए तो अगर टॉप इस तरीके से है
और फिर ये रेक्टेंगुलर साइड है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और अगर आप इसका टॉप ट्रायंगुलर ले लेते हो और ये सारी रेक्टेंगुलर साइड है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पे देखो 2 रेक्टेंगल हमें दिख रहे हैं, 2 रेक्टेंगल विजिबल है। सो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल हमें विजिबल है। टॉप व्यू के क्वेश्चन है। टॉप व्यू के क्वेश्चन अगेन थोड़े इजियर साइड आते हैं। सो टॉप व्यू के क्वेश्चन में ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। स्टिल यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो हमें 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, एक ये और ये दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में विजिबल होगा। 4 ट्रायंगल है और एक काइट शेप है। सो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट द टॉप व्यू यहाँ पे पूछ रहा है। मैं आपको एक 5 सेकंड देता हूँ, आप इसका आंसर कर सकते हो। 5 सेकंड ये मोर देन इनफ हो जाना चाहिए इस टॉप व्यू के क्वेश्चन के लिए। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर कर दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक छोटा रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल, दोनों बहुत कनेक्टेड है, क्लोज है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस साइड से हमें व्यू पूछ रहा है, एरो इंडिकेट जहाँ कर रहा है वहां से भी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगी, ये आपको जेई के लिए भी यूज होगी और आपको नाटा के लिए भी ये कंसेप्ट यूज हो सकती है। तो देखो कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगती है। तो अगर कोई भी स्लांटेड सरफेस है, ध्यान रखना वर्डिंग, अगर कोई भी स्लांटेड सरफेस है तो वो रेक्टेंगल दिखता है। स्लांटेड सरफेस व्यू में रेक्टेंगल दिखता है। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 और 2 रेक्टेंगल एक दूसरे के आजू बाजू होने चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब ये सरफेस जो है ये दिखना चाहिए। सो ये सरफेस ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए। ये क्वेश्चन नाटा में आने लगे हैं, शैडो कास्टिंग के सवाल है। अविनाश सर जनरली इसको सिखाते हैं, ड्राइंग टीचर का ये टॉपिक आता है, बट स्टिल आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे शैडो आ रही है तो शैडो की जो डायरेक्शन है वो आइदर ऐसी या ऐसा, ये सन की डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसी डायरेक्शन होती है तो शैडो कभी भी ट्रायंगुलर नहीं हो सकती, शैडो कभी भी शेप चेंज नहीं कर सकती। क्योंकि अगर इंसान का शैडो है तो कुत्ते का शैडो तो आएगा नहीं, इंसान का शैडो दिखना चाहिए। सो कभी भी शैडो शेप चेंज नहीं करती है, तो वो वही रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी यहाँ पे ये कट होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, ना कि डी करेक्ट होगा। क्योंकि ये एक तो शैडो कनेक्ट हुई है, अगेन शैडो कनेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ओरिजिनल में गैप है तो नीचे भी गैप आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, सी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। ये मैं आपका पहला होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बार कराया है, यूट्यूब पे भी कराया है और क्लासेस में भी मैंने बहुत बार रिपीट किया है। तो इसके मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ 10, 12, 8 और 14। ये मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन से ही होंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपका जरूर आना चाहिए। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन काफी बढ़िया सा क्यूट सा क्वेश्चन ये आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें स्टक करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है मुझसे, या फिर हमसे लॉजिक नहीं मिल पाता है। तो देखो लॉजिक निकालने के लिए सिंपल चीज़ है, आपके बेसिक टेबल याद होनी चाहिए या फिर आपको बेसिक नंबर का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 13, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप है और यहाँ पे देखो 6 का गैप है। सो कोई नंबर लग नहीं रहे हैं, किसी टेबल में नहीं है या फिर कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। सो हम इसको नहीं लेंगे, तो दूसरा कुछ देखते हैं। देखो अपोजिट देखते हैं, ये क्या है, 13 का कनेक्शन 28 से लगाया है, तो मतलब 13 × 2 + 2। सो ये 28 होना चाहिए। ये वही दिख रहा है, देखो 16 × 2 + 2। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आना चाहिए 20 × 2 + 2। सो 20 × 2 + 2, तो ये 42 ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए था। 42 यहाँ पे सही जवाब आता। तो दोस्तों अगेन एक कटिंग प्लेन का क्वेश्चन आया है। ये मैं आपको लिए होमवर्क देता हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करा के दिखा दिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क जरूर दे सकता हूँ। अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर कोन है और इसको आप स्लांटेड में कट करते हो तो इलिप्स दिखेगा। तो सर्कल के जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। और फिर ये जो कट लगा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस इमेजिन करना पड़ेगा। जो ट्रायंगल में कट लगा है तो उसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये ट्रायंगल आएगा, क्या ये ट्रेपेजियम आएगा, क्या ये ट्रेपेजियम आएगा।
तो ये आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, तो आप जरूर इसको थिंक करोगे और देखोगे। ये अगेन नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आ सकता है नाटा में, इस तरीके से लिया है। सो कौन सी चाबी यहाँ पे फिट होगी, कौन सी की यहाँ पे फिक्स होगी, ये हमें देखना है। तो देखो ये पार्ट यहाँ पे जा नहीं सकता, ये पार्ट यहाँ पे जा नहीं सकता, ये पार्ट को बहुत ज्यादा दे दिया है, सो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी होना चाहिए। काफी इजीली लॉजिकली क्वेश्चन है। सो अगेन नॉन वर्बल के इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमें टॉप व्यू निकालना है, टॉप व्यू ऑफ द फिगर ये पूछ रहा है। तो अगेन टॉप व्यू क्या आएगा, मैंने क्या बोला, स्लैंटेड सरफेस है तो रेक्टेंगल लिखेगा। सो ये रेक्टेंगल और 4 सरफेसेस, तो 4 सरफेस प्लस 2 रेक्टेंगल लिखने चाहिए। अब यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी हम सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम सही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होना चाहिए। अगेन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन का व्यू पूछ रहा है आपसे। ये मैं आपको सेकंड होमवर्क देता हूँ, जरूर आप होमवर्क सॉल्व करोगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है और इसका होमवर्क दिया जा सकता है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो ये आप देखोगे क्या है। तो देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है। तो 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल इक्वल साइज के दिख रहे हैं। सो ये ऑप्शन कट जाएगा। इन दोनों में जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन आप इजीली इसको बना पाओगे क्योंकि शैडो कास्टिंग का मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करते हैं इसके बारे में। देखो जो शैडो है वो क्या आएगी, तो दोस्तों ये शैडो कास्टिंग का सवाल है, थोड़ा सा थिंक करके आप 3D कंपोजिशन करते हो, शैडो कास्ट कर पाते हो। सो अगर देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको, तो इसे इस साइड से लेने की कोशिश करते हैं शैडो, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आना चाहिए क्योंकि ये शैडो गलत है, ये शैडो गलत है और ये शैडो भी गलत है। अब मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मतलब समझना चाहिए। देखो ये शैडो नीचे आई है, नीचे आया है तो इस डायरेक्शन से होना चाहिए और शैडो अगेन गलत दिख रहा है। ये अगर है ये शैडो इस साइड से आनी चाहिए पर ये इस तरीके से नहीं आएगी, ये भी गलत है क्योंकि ट्रायंगुलर शैडो नहीं आ सकती रेक्टेंगल या फिर ट्रेपेजियम आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, ये आप जरूर एक बार चेक करोगे। यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर पूछ रहा है, तो देखो इसका मैं एक टेक्निक यहाँ पे सिखाना चाहूंगा। नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन आता है, बच्चे अगेन स्टक करते हैं, तो मैं इसका एक टेक्निक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो यहाँ पे हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे नंबर्स नोट कर लिया। अब यहाँ पे नंबर का हम डिफरेंस ले लेते हैं, कितना डिफरेंस है 2 नंबर में ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे तो अगेन 22 का ही डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये 1 और 2 21 का डिफरेंस है और यहाँ से देखेंगे तो ये 3 और 2 23 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं तो देखो ये कॉमन डिफरेंस है, 22 है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 22 और यहाँ पे भी डिफरेंस 22 हमें चाहिए था पर यहाँ पे है नहीं, तो ये किस नंबर की वजह से नहीं आया। इसका जो कॉमन कल्प्रिट है ये 186 है, तो 186 यहाँ पे ऑड होना चाहिए। इसकी जगह पे 187 ये नंबर एक्चुअली होना चाहिए था। 187 अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता। आप देखो डाल के देखो 22 का डिफरेंस दिखेगा। सो कभी भी ऑड नंबर आते हैं तो आप नंबर डिफरेंस लो, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर हमें नेक्स्ट इन द सीरीज पूछ रहा है। सीरीज यहाँ पे गिवन है 2.3, 3.1, 3.9। अगर ऐसी कभी सीरीज आती है तो इसको एज अ पॉइंट हटा देके सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15, 23, 31 एंड 39। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ले लो 8, 8, 8, तो 8 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 4.7, 47 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोच जरूर समझो कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है नाटा के क्वेश्चन भी काफी हलवा आते हैं रादर देन जेई के कंपैरिजन में देखें तो काफी इजी क्वेश्चन बनते हैं।
इस टाइप के भी क्वेश्चन नाटा में देखे जाते हैं कि वर्ड एनालॉजी बोलते हैं इसको, थर्मामीटर, टेम्परेचर तो ग्लूकोमीटर। तो यहाँ पे एनालॉजी क्या यूज हुई है, थर्मामीटर किसके लिए यूज होता है, तो टेम्परेचर मेजर के लिए यूज होता है। सिमिलरली जो ग्लूकोमीटर है वो किसके लिए यूज करेंगे, बॉडी शुगर, बॉडी रेजिस्टेंस, ब्लड और ब्लड शुगर। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, तो ब्लड शुगर देखने के लिए ग्लूकोमीटर यूज होता है। जो डायबिटीज डिटेक्ट करता है वो ब्लड शुगर यहाँ से डिटेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये पढ़ाना या फिर क्वेश्चन कराना अच्छा लगता है और भी आप चाहते हो कि सर और 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कराओ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, पर आप अगर करेंगे लाइक तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हमें भी इंकरेजमेंट होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों से फंसते हैं उन क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा मैंने नॉन वर्बल कराया, थोड़ा सा आपका मूड भी अच्छा हो, आपको भी लगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब हम नॉन वर्बल के क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आर्किटेक्चर वोकैबुलरी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बच्चे स्टैक करते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये 50 क्वेश्चन के आसपास है, सो यहाँ पे थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, बट ये एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है, तो रूप का जो टाइप दिया है ये टाइप कौन सा है, क्या ये फिलर रूप है, कॉफर सीलिंग है, परगोला है या फॉल सीलिंग है। तो ये क्या है, किस रूप का टाइप यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉफर सीलिंग क्या होती है, जहाँ पे आपको कट लगाया जाए। तो कॉफर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, परगोला भी नहीं है, फॉल सीलिंग तो है ही नहीं। तो फिलर स्लैब मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिलर स्लैब ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। कॉफर का मैंने प्रीवियस जो क्लास कराया था उसमें मैंने कॉफर का बताया था एग्जाम्पल, सो वहाँ पे जरूर देखो कॉफर क्या है, बाकी तो दो नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है, आइडेंटिफाई द टूल। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टूल है, क्या ये एंगल फ्लोट है, स्पंज फ्लोट है, वुड फ्लोट है और स्पंज ट्रॉवल है। तो ये क्या है, तो सतह को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। तो ये है स्पंज फ्लोट, ये है स्पंज फ्लोट। वुड फ्लोट ये सीमेंट को क्या बोलते हैं एक लाइन में करने के लिए, स्मूथ करने के लिए यूज होता है। और स्पंज फ्लोट क्लीनिंग करने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये है स्पंज फ्लोट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये ब्रिक्स दी हैं क्या ये सैंड ब्लॉक है, मड ब्लॉक है, टेराकोटा ब्लॉक है, लैटराइट ब्लॉक है। देखो घर में जो यूज होता है, घर में कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी ब्रिक वगैरह यूज करते हैं वो जनरली लैटराइट स्टोन होता है। लैटराइट स्टोन का ही यूज होता है घर की जो ब्रिक होती है उसमें। सो ये लैटराइट ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, गिवन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, हॉरिडी ब्लॉक, एसएससी ब्लॉक, फ्लाई एज ब्लॉक और पोरथ्रम ब्लॉक। तो देखो ये जो ब्लॉक होता है ये जनरली बिल्डिंग को ठंडा करने का काम आता है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो अच्छा मिलता है। सो कूलिंग के लिए जनरली यूज होता है। तो मेरे ख्याल से पोरोथर्म ये करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जरूर आपने इसका स्टडी आपके क्लासेस में या फिर कहीं से किया होगा। एग्जाम में पूछते हैं सवाल, बच्चे फंसते हैं इसमें। सो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बच्चों में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये बिल्डिंग व्यू क्या है, तो ये बिल्डिंग व्यू यहाँ पे क्या हमें इंडिकेट करता है, बिल्डिंग एलिमेंट कौन सा है। तो ये पोर्टिको फ्रंट पार्ट तो है नहीं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये भी नहीं है, बिल्डिंग शैडो ये भी नहीं, शैडो में कभी भी ब्रिक्स या विंडोज नहीं दिख सकती। तो ऑप्शन है कोर्ट यार्ड, इट इज अ टाइप ऑफ कोर्ट यार्ड है। ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पे है, देखो ये महात्मा गांधी जी का पुतला है, ये है स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी और ये सबसे लार्जेस्ट है। और ये लोकेशन है लार्जेस्ट महात्मा गांधी स्टैच्यू का पटना में है, ये है पटना में है, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये जो साइन के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो ये आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। गिवन क्या है, देखो फायर असेंबली पॉइंट है, फायर एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, मतलब अगर आगजनी होती है तो आप बाहर जा सकते हो, ऐसा पॉइंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। दैट यू शुड प्रोसीड विथ कॉशन, हजार्ड फ्री, इन्फॉर्म दैट यू आर सेफ टू यूज एनी मशीनरी इन दिस एरिया, इंडिकेट दैट इमरजेंसी प्रोसीजर। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। गिवन क्या है, ये इमरजेंसी प्रोसीजर है, अगर इमरजेंसी हैपन होती है तो गिवन आप चीज़ें यूज कर सकते हो, जैसे फायर एग्जिट वगैरह आप यूज कर सकते हो। ग्लोबल सीड वोल्ट कहाँ लोकेटेड है, ये एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री अगेन नॉर्वे में है।
ये सॉलबार्ड में मेरे ख्याल से ये ग्रीन जो ग्लोबल सीड वर्ल्ड है, सारी की सारी जो सब्जियां हैं उसके एक एक बीज वहां पे संजोए गए हैं, सेव किए गए हैं, तो ये नॉर्वे में है। तो दोस्तों चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप बेंच बना लेते हैं, ऊपर की लाइन में एक मैं पॉसिबिलिटी यूज करूंगा, नीचे की लाइन में एक पॉसिबिलिटी यूज करूंगा। देखो क्या बोल रहा है, चंदन सीट विथ पीटर, कमल सीट विथ ध्रुव, ध्रुव इज नॉट सिटिंग विथ सेंथिल, तो ध्रुव है वो सेंथिल के आजू बाजू नहीं बैठेगा। इफ चंदन एंड सेंथिल सीट ऑन आइदर एंड, वेयर इज द ध्रुव सीट। तो देखो चंदन यहाँ पे है तो सेंथिल यहाँ पे होना चाहिए, या फिर सेंथिल यहाँ पे है तो चंदन यहाँ पे होना चाहिए। आइदर एंड बोला है सो हमने लिख लिया। तो चंदन के साथ पी बैठा है, चंदन के साथ पी बैठा है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ध्रुव है ये सेंथिल के साथ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे के और डी आना चाहिए, और यहाँ पे आपका डी और के आना चाहिए। अब हम देख सकते हैं वेयर इज ध्रुव सिटिंग, तो ध्रुव कहाँ सीट कर रहा है, तो ध्रुव मिडल में सीट कर रहा है, तो के और पी के बीच में ये सीट कर रहा है दोनों केसेस में। तो ऑप्शन नंबर पीटर और कमल के बीच में ये ध्रुव सीट करना चाहिए। तो आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, आराम से रीड करके सॉल्व करोगे तो इजी क्वेश्चन होता है। ये जो गिवन बिल्डिंग है, ये जो गिवन प्लान इन्होंने दिया है, तो ये किसका प्लान है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये फेमस अजंता केव का प्लान है। ये है अजंता केव का ये प्लान है। कलर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, ये सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे देखो समुंदर दिख रहा है, सी शोर है, तो ये लोकेटेड हम अगर यूज कर सकते हैं तो ये कोस्टल जोन रेगुलेशन यहाँ पे आना चाहिए। कोस्टल जोन में क्या क्या रेगुलेशन यूज होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही है। द इमेज ऑफ जीरो माइल स्टोन इज लोकेटेड एट वेयर, तो कहाँ जीरो माइल स्टोन लोकेटेड है, इंडिया का जो समुद्री सतह का 0 पार्ट है ये इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, क्या नागपुर, भोपाल, रायपुर और वारंगल में लोकेटेड है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये नागपुर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए, नागपुर, क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच आता है। सेंटर अगर निकालते हैं इंडिया का तो नागपुर से वो सेंटर जाता है। सो ये जो 0 माइल जीरो स्टोन है ये नागपुर में लोकेटेड है। पर्सपेक्टिव का अंदाजा लेने के लिए इनमें से कौन सी दो फिगर सही होगी, इनमें से कौन सी 2-3 फिगर जो भी है क्या सही है। देखो यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये टॉप से लाइट आ रही है, सिमिलर केसेस में ये टॉप से लाइट आ रही है, तो टॉप की जो लाइटिंग है यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव का अंदाजा नहीं ले सकते, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का अंदाजा नहीं हम लिया जा सकता। सो अगर हम टॉप वाली लाइटिंग कैंसिल कर देते हैं तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने चाहिए। क्यों टॉप से लाइटिंग, क्योंकि टॉप से लाइटिंग ये पोर्ट्रेट लाइटिंग होती है, साइड से अगर लाइटिंग करेंगे तो हमें डिस्टेंस का अंदाजा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी सी ये करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइट यहाँ से आ रही है, इस केसेस में यहाँ से लाइटिंग आ रही है। ये जो लोगो है ये किस कंपनी का लोगो है, या फिर किस कंपनी से रिलेटेड ये लोगो है ये पूछ रहा है। क्या ये स्पेस रिसर्च है, एयरलाइन कंपनी है, वैक्सीन कंपनी है, या ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो टोयोटा जैसा कुछ लोगो है मुझे लग रहा है। गिवन इमेज क्या है, आइडेंटिफाई करो इमेज क्या है, तो ये हमें दिख रहा है कि रेड पेन का पॉइंट है, बॉल पेन है जो रेड पॉइंट का बॉल है। ये साइन बोर्ड क्या आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक आदमी भाग रहा है, किससे भाग रहा है, तो बड़ी बड़ी लहरें से भाग रहा है। तो बड़ी लहरें कब आती है, जब सुनामी इवैक्यूएशन हो तभी बड़ी लहरें आएगी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। गिवन पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगेन होमवर्क दे सकते हैं, बट मैं कम से कम होमवर्क देने में इंटरेस्टेड होता हूँ। पूरा आप वीडियो देखो, अच्छे से सीखो, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट यूज हुए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। अब अगर सेंटर का पॉइंट नहीं देते तो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता, पर यहाँ पे दिया है सेंटर का पॉइंट, सो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे मान सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए।
यहाँ पे कुछ कलर हार्मोनी के क्वेश्चन हैं। कौन सी कलर हार्मोनी यहाँ पे दिख रही है? देखो 4 कलर दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कलर किस में दिखते हैं? तो टेट्राडिक कलर्स में ये दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनालॉगस कलर हार्मोनी कौन सी है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये न्यूट्रल कलर है और ये भी न्यूट्रल कलर है। सो एनालॉगस कलर मेरे हिसाब से सही सी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन मेरे ख्याल से एनालॉगस कलर का होना चाहिए, क्योंकि रेड, ऑरेंज, येलो ये सारे यहाँ पे शेड्स यहाँ पे विजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस कलर स्कीम इज डिफाइंड बाय क्रिएटिंग हाई अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए। Which of the following is not applicable color scheme given below? तो एनालॉगस, वार्म, कॉम्प्लीमेंट्री और स्टिमुलेटिंग बोला है। तो देखो ये जो कलर स्कीम है ये एनालॉगस भी है, क्योंकि अगेन रेड, ऑरेंज, येलो के शेड्स है। वार्म कलर है क्योंकि अगेन रेड, येलो और ऑरेंज यूज किया है, सो वार्म कलर भी है। और ये जो वार्म कलर होते हैं ये स्टिमुलेटिंग भी होते हैं, सो स्टिमुलेटिंग में करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क, थोड़ा गूगल करो इसके बारे में, थोड़ा सा समझो। ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, सो आपने जरूर इसको देखना चाहिए। गिवन पेंटिंग स्टाइल कौन सी है ये पूछ रहा है। तो देखो ये मधुबनी पेंटिंग नहीं है, वारली पेंटिंग भी नहीं है और चित्रकाव्य भी नहीं है। देखो चित्रकाव्य रेड कलर पे होता है या फिर चौक से, रेड चौक से ये किया जाता है। सो ये नहीं है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से रंगमाला पेंटिंग राजस्थान की फेमस पेंटिंग स्टाइल है, तो ये यहाँ पे यूज हुई है। अरे ये जो फेमस पेंटिंग है ये किसने बनाई है? तो ये बीवी जोशी, के हार्बर, एम एफ हुसैन और अमृता शेरगिल। तो ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, फेमस आर्किटेक्ट ने बनाई है। सो आपको इसका जवाब जरूर मालूम होगा। तो ये बनाई है बीवी जोशी ने, ये बनाई है बीवी जोशी ने, ये पेंटिंग बनाई है। तो आपको इसका जवाब जरूर मालूम होना चाहिए। गिवन मॉन्यूमेंट कौन सा है? अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हमने इसको किया है। तो ये है लेनिन टावर ऑफ पीसा, लेनिन टावर ऑफ पीसा। मेरे ख्याल से एक 30-40 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। आपने जरूर सारे के सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही है, आप जरूर सारे क्वेश्चन देखोगे और स्टडी अच्छे से करोगे। ये जो गिवन इमेज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड व्यू, मॉडल ऑफ वुडन जॉइनरी, मिनिएचर मॉडल और टॉप व्यू ऑफ द मिनिएचर मॉडल। तो ये क्या है? तो ये गिवन है टॉप व्यू है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू किसका है? तो एक मिनिएचर मॉडल का टॉप व्यू ये दिख रहा है, छोटे मॉडल का टॉप व्यू यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए। ये जो एलिमेंट है आर्किटेक्चर एलिमेंट, ये तो क्या है? तो सीरीज ऑफ कॉलम है, तो इसको कोलोनेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए। सीरीज ऑफ कॉलम को कोलोनेड बोलते हैं। ये क्या है? एक्चुअली ये जी में इस साल का 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन था उसमें ये आया था। आपको अगर लोकेशन याद होगी तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर लोकेशन क्या है इसकी, आप जरूर मुझे बोल सकते हो। तो ये स्टेपवेल है, ये स्टेपवेल है और गुजरात में है। तो आप जरूर इसको थोड़ा सा देखोगे। ये जो सपोर्ट है इसे क्या बोलते हैं? ये जो सपोर्ट है इसे क्या बोलते हैं? तो गॉथिक आर्किटेक्चर में नेव, ये तो कुछ नहीं है। तो बट्रेस है, फ्लाइंग बट्रेस, ये इसका सपोर्ट का नाम है। सो फ्लाइंग बट्रेस ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो जो भी आर्किटेक्चर एलिमेंट का क्वेश्चन है या फिर मॉन्यूमेंट के क्वेश्चन है, इसका स्टडी बहुत इन डेप्थ होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसका स्टडी आपने करना चाहिए, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इसमें मिस करते हैं। तो आपने जरूर इसका इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। मैथमेटिक्स के टाइप क्वेश्चन जरूर कवर करने चाहिए कि सर ये नहीं आ रहे हैं, सर वो नहीं आ रहे हैं। तो जरूर आपने इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन एलिमेंट यहाँ पे यूज किया गया है। तो देखो ये क्या है? तो ये है सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क एंड वॉरल बैलेट यूज हुआ है। तो वॉल्ट यूज हुआ है सेमी सर्कुलर बैरल का।
ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, तो यहाँ पे थोड़ी बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए। अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, और ये है हुमायूं स्टोन। ये सारे के सारे किसी एक लोकेशन पे स्थित है। तो ये सारे के सारे किस लोकेशन में है? तो ये सारे के सारे न्यू दिल्ली यहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैंने लास्ट इसमें भी बताया कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, तो आप जरूर इसका आंसर देख सकते हो। इवन अ डैश डैश ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री। The athlete's performance was phenomenal and she broke the world record in a high jump। तो ये भी आप देख सकते हो, अंडरलाइन वर्ड है, और इसको सेंटेंस को आप सजा सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन रखे हैं। अगेन मैं आर्किटेक्चर एलिमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे जरूर कराऊंगा, क्योंकि रिमेनिंग मैंने अभी भी 30 क्वेश्चन बचे हैं। सो मैं जो भी टारगेट लेके आया था वो हम कंप्लीट जरूर करेंगे। अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है, सर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, सो एक लाइक ज़रूर आप कर सकते हो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, आपके हेल्प के और भी 3-4 सेट यहाँ पे आने वाले हैं। इसको बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, सो थोड़ा सा डिले यहाँ पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये नए क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने 54 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। मैं और क्वेश्चन कराने में इंटरेस्टेड हूँ। 31 क्वेश्चन और है जो मैं आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जरूर करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में दिख सकते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन कराना चाहूँगा। सो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक करो। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, बट मैं भी काफ़ी एफर्ट से क्वेश्चन ढूंढता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। मैथमेटिक्स का अगर पार्ट इस वीडियो में बच जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, और इसका एक मैं टिक भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ये हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं। तो ये जो गिवन बॉन्ड है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? इंग्लिश बॉन्ड, रैट ट्रैप बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। तो देखो अगर बॉन्ड की बात करें तो ये है रैट ट्रैप बॉन्ड। अभी रैट ट्रैप बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर इसमें छेद दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको गैप दिख रही है, छेद दिख रहे हैं, तो ये रैट ट्रैप बॉन्ड आइडेंटिफाई होगा। तो ये बॉन्ड है रैट ट्रैप बॉन्ड। ये जो इमेज है ये क्या इंडिकेट करती है? तो ये इमेज क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और कूलिंग पॉइंट। तो देखो ये जो है यहाँ पे गंदा पानी है, यहाँ पे साफ पानी है। सो मेरे हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये होना चाहिए। लॉजिकली निकालते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या है? तो ये काफी अच्छा रूफ है, ठंडागार रूफ इसको बोलते हैं। जनरली आप गांव में देखते हैं या फिर कोई सरकारी ऑफिस है तो यहाँ पे इस टाइप के रूफ यहाँ पे जरूर दिखते हैं। तो ये है मैंगलोर टाइप, टेराकोटा मैंगलोर जो टाइप होती है, लाल कलर का जो रूफ होता है, तो ये टेराकोटा मैंगलोर रूफ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टाइल पूछा है, तो ये जो स्क्वायर कट है, ये जो स्टाइल है, ये मोजाइक स्टाइल है। मोजाइक स्टाइल है, मोजाइक टेक्सचर है, बेसिक टेक्सचर है। सो आपको ये पता होनी चाहिए। दिस इज अ कोलवम बीच इन केरला। ऑल कोस्टल एरियाज आर गवर्न बाय रेगुलेशन इन इंडिया, व्हाट इज दे कॉल्ड? तो क्या इसको बोलते हैं ये हमें देखना है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल जोन रेगुलेशन, बीच फ्रंट रेगुलेशन और वाटर फ्रंट रेगुलेशन। तो कोस्टल एरिया है, सो कोस्टल जोन रेगुलेशन जोन में जरूर आने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच स्टेट रीनेम द ड्रैगन फ्रूट? कलमकाल। तो किसने इसको रीनेम किया है? सो मेरे हिसाब से ये गुजरात में है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसको यही बोलते हैं, कमलम इसको बोलते हैं। सो मेरे हिसाब से गुजरात महाराष्ट्र में ये 2 स्टेट है जिसका ड्रैगन फ्रूट का नाम ये कमलम ये होता है। सो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सो मुझे ये थोड़ा पता है। अगेन ये जो इमेज है ये किस गॉड की इमेज है? गॉडेस लक्ष्मी, बुद्धा, महावीर और लॉर्ड शिवा। तो ये मेरे हिसाब से लॉर्ड शिवा जो एलिमेंटा केव में है, तो वही ये इमेज यहाँ पे इंडिकेट होती है। ये जो गिवन कैलीग्राफी है इसके लैंग्वेज क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी, स्वदेशी,
अर्धनागरी, ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये जो लैंग्वेज है देवनागरी लैंग्वेज है, जो हिंदी फॉन्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरा नाम लिखता हूँ अक्षय, तो ये मराठी फॉन्ट हो जाएगा, बट ये मराठी फॉन्ट देवनागरी लिपि से आया है, तो ये भी हमें समझना चाहिए। ये जो सिंबल है काफी फेमस सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए। फेमस सिंबल ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा सिंबल है? तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये सिंबल है। सांची स्तूपा के बाहर के गेट को क्या बोलते हैं? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। सो ये बोलते हैं तोरणा, बोलते हैं इसको तोरणा। ऑप्शन नंबर सी। गोपुरम जो मंदिर के बाहर होता है गेट, उसको गोपुरम बोलते हैं। चैत्य और दरवाजा ये दोनों ही अलग है। आर्किटेक्चर स्टाइल द्राविडियन, पर्शियन, मायन और इजिप्शियन। तो ये इजिप्शियन पोल लक्ष्मण टेम्पल का बाहर का दिख रहा है। सो ये इजिप्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पे होनी चाहिए। गिवन जो ग्राफिक्स है ये किस मॉन्यूमेंट का ग्राफिक है? तो ये कोलोजियम रोम का है, क्योंकि काफी बार देखा है, काफी फेमस भी है। ये जो लोगो है ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये तीनों ही नहीं है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है लोगोस के बारे में। तो ये स्नैपचैट का लोगो यहाँ पे है, ये लोगो है स्नैपचैट का। ये जो है ये क्या है? आइडेंटिफाई द स्कल्पचर अगर बोलते हैं तो ये है नंदी। ये लॉर्ड शिवा के सामने होता है नंदी, ये है। हमें करेक्ट पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन में इसको समझ लेता हूँ। देखो जो भी आदमी होगा वो यहाँ पे बैठ के देखेगा, ये अगर होता है, अगर ऐसा है तो उसको टॉप दिखने का कोई सवाल ही नहीं आता है। टॉप तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। तो नीचे से अगर देखेंगे तो ये करेक्ट या फिर ये करेक्ट होना चाहिए। अब तो अगर नीचे से देख रहा है कोई बंदा तो उसको बॉटम पार्ट विजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों मैंने इसको नीचे से देखा? क्योंकि अगर ये यहाँ से दिखा रहा है व्यू तो यहाँ पे इसका आई लेवल आना चाहिए, बॉटम पे इसका आई लेवल आके नीचे से दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर ए और सी में कंफ्यूजन था, सो हमने उसको देख लिया। कलर हार्मोनी कौन सी है? तो यहाँ पे 4 कलर दिख रहे हैं, तो 4 कलर है तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, बट डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोल सकते हैं। ए मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का यूज जो है ये इस तरीके से यूज होना चाहिए। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका आजू बाजू का, तो इसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोनी बोलते हैं। ये कौन सी कलर स्कीम है? सो कॉम्प्लीमेंट्री है। रेड और ग्रीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर ट्राई करोगे, अच्छे से देखोगे कि कौन सा कलर स्कीम यूज हुआ है। तो आप जरूर यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाए हैं। सो आपको ये आ जानी चाहिए। इसमें से कौन सी 3 कलर स्कीम नहीं है? 3 कलर इसमें यूज होते हैं। जैसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अभी दिखाया, वाई होते हैं 3 कलर। ट्रायडिक तो इसका मतलब है ट्रायंगल होता है तो 3 कलर अगेन। और स्प्लिट एनालॉगस कलर स्कीम, स्प्लिट एनालॉगस मतलब अगेन 3 कलर होते हैं। अगेन इसमें रिजम्बल करेगा, बस एनालॉगस के अपोजिट कलर हम लेंगे। तो यहाँ पे डायडिक, डायडिक का मतलब वो 2 कलर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब आना चाहिए। ये स्कल्पचर किसका दिख रहा है? गिवन स्कल्पचर क्या है? तो मेरे ख्याल से ये आउल जैसा दिख रहा है, तो ये बर्ड का स्कल्पचर होना चाहिए। ये होना चाहिए बर्ड स्कल्पचर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। करेक्ट लोगो अब पेप्सी पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। पेप्सी का लोगो हाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेप्सी का लोगो देखा हुआ है, बस एक बार कंफर्म हमने जरूर करना चाहिए। तो ये जो टेम्पल है ये जैन टेम्पल है, राजस्थान का रणकपुर जैन टेम्पल है। सो रणकपुर जैन टेम्पल किससे बनाया गया है? तो ये मकराना मार्बल, व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए थे जो एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है 45 डिग्री, और एक जो डंडी है वो एक ऐड हो रही है। तो ये पूरा का पूरा 45 डिग्री चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक डंडी ऐड हो गई। पूरा का पूरा 45 डिग्री चला, एक डंडी ऐड हो गई। तो ये पूरा का पूरा 45 डिग्री चलेगा और यहाँ पे एक डंडी ऐड हो जाएगी। सो ये फिगर ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लॉजिक क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, एक लाइन ऐड हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि फोकल पॉइंट क्या है। फोकल पॉइंट क्या होता है, तो फोकल पॉइंट क्या होता है, ड्राइंग का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, बाकी तो सारा गार्बेज दिया है। ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, सॉलिड लाइन, डैश लाइन, ग्रिड लाइन और ब्रेक लाइन, इसके 4 यूजेस दिए हैं। तो यहाँ पे यूज क्या बोल रहा है, रिलेटिवली लॉन्ग सेगमेंट, डिक्लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट एजेस एंड प्लेन, इंडिकेट हिडन सेगमेंट एंड रेक्टेंगुलर रेडियल सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन। चलो, तो ये जो डैश लाइन का यूज होता है, डैश लाइन का यूज क्या होता है, तो हिडन जो चीज़ है वो दिखाने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, बी का 3 ये करेक्ट होना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से चेक करने की जरूरत है नहीं, सिंगल से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये दिया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं थोड़ा सा। आई वॉक 30 मीटर इन अ नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। अगर हाउस है तो नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर गया, उसके बाद में 30 मीटर साउथ वेस्ट में गया, उसके बाद में आफ्टर आई वॉक 30 मीटर साउथ ईस्ट में 30 मीटर गया। तो ओरिजिनल मेरे घर से मुझे जाना है तो किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, तो मुझे घर से जाना है तो किस डायरेक्शन में मुझे देखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। डिस्टेंस का जरूरत नहीं था, ऑप्शन में डिस्टेंस नहीं थे, सो डिस्टेंस का इतना यूज यहाँ पे नहीं था, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो रोटेशन का क्वेश्चन है। जनरली जो रोटेशन के क्वेश्चन होते हैं ये फीचर्स से आइडेंटिफाई ज़्यादा अच्छे से होते हैं, रादर देन रोटेट करके इमेजिन करके चेक करने से अच्छा है कि आप फीचर्स देख लो। फीचर्स क्या है, ट्राइंगल के करीब सर्कल आना चाहिए। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो ये गलत दिया है, उसके बाद में ये गलत दिया है, तो 2 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो ये जो डंडा है ये बीच में है, तो ये कोने में नहीं चेंज हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। अगर आप फीचर्स देखोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजीली इसको बना पाओगे। नेक्स्ट ये होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, तो आपको एक स्क्वायर बनाना है। किसी भी 3 जो आकृतियां है, 3 फिगर है, इसका यूज करके आपको स्क्वायर बनाना है। इसको आप इमेजिन करके सॉल्व करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे इसमें अच्छे से फंस रहे हैं कि सर नहीं बन पा रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा भी सुना है। सो एक बार देखो, अगर मैं चाहे तो इसका आंसर बोल देता हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर एक बार इमेजिन होना चाहिए। तो इमेजिन कैसे करेंगे, इसको इसमें फिट करके देख लो, और यहाँ पे आपको ये ए वाला पार्ट ज्वाइन करना है। 1 ये हो गया 4 और ये होगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही जवाब है। ये क्वेश्चन मैंने इससे प्रीवियस कराया है, सो ये आप जरूर इसका निकालोगे ऑप्शन। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन होता है। देखो ये 2 स्क्वायर यहाँ पे दिए हैं और वाई फिगर में यहाँ पे आपको लाइन दी है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के अक्रॉस आप इसका मिरर इमेज ले लोगे, तो ये हो गया मिरर इमेज। अब इस लाइन के अक्रॉस आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा, सो ये हो गया अगेन मिरर इमेज। तो ये फिगर 2 में आपको विजिबल है, तो किसका अक्रॉस मिरर इमेज लेना है, तो y और x में जाएंगे। फिगर आप z से स्टार्ट कीजिए, हमेशा पेपर कटिंग के क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होने चाहिए। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं। ABCD EF GH IJ KL MNO PQ RS TU VW XY and Z, तो ये दिया है। तो देखो P O और E यहाँ पे सेम है, पर R से P गया और S से Q आया। R से P आना मतलब कम करना है, और S से Q आना मतलब 1 से कम करना है। सो I से पीछे जाना पड़ेगा 1 से, सो G आना चाहिए, और H से भी पीछे जाना पड़ेगा 1 से, तो F आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, L G S से पीछे जाएंगे तो F, और T एज इट इज। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे H आना चाहिए, सॉरी
एल जी टी कॉन्स्टेंट है, जी और एफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ये अगेन एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं फ्रेम समझता हूँ इसको, क्योंकि ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो इसमें भी ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड, तो आउटसाइड होना चाहिए, तो आउटसाइड इनसाइड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी देख लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो लॉजिक क्या चल रहा है, तो देखो इस और इसमें कितना डिफरेंस है, डिग्री का डिफरेंस 135 डिग्री। इसका और इसका अगेन 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ से 90 और फिर 45, मतलब 135 और सिमिलरली 135। तो यहाँ से अगर आगे देखते हैं, देखो तो ये 90 और 45, तो ये जो कोना है ये इधर इस कोने में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इस एरो की, एरो को भी घुमा के देख लेते हैं। $45 डिग्री रोटेट किया, ऊपर चला गया। 45 इनसाइड, 45 आउटसाइड, 45 इनसाइड, तो 45 आउटसाइड आना चाहिए, तो ये बॉटम में आना चाहिए एरो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे गिवन फिगर है, यहाँ पे आपको ऑड वन निकालना है, तो यहाँ पे ऑड वन कोशिश करते हैं निकालने की। 2 1 2 1 एंड 2 1, तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 1 ये ऑड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ये ऑड वन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, तो देखो इनसाइड में 2 है, 2 है, 2 है, तो ये 1/4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, क्योंकि इनसाइड में 2 फिगर सेम दिख रही है और ये गलत फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पे अगेन ऑड वन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑड वन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए ऑड वन, क्योंकि ये दोनों शेप सेम नहीं है, आइडेंटिकल शेप नहीं है, बस ये छोटे किया है बट आइडेंटिकल शेप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर मैं डॉट ले लूं, सेंटर ले लूं और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो हम देख सकते हैं 6 स्क्वायर तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, और 6 स्क्वायर के ऊपर ये 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आने चाहिए। सो 8 इज द राइट आंसर, 8 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगाह करना देना चाहता हूँ, मैं जो एरिया के क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन है, वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले आप रट सकते हो, फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये प्रीवियस पेपर से मैंने पिक किया है, सो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, तो आपने ज़रूर देखने चाहिए, अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। लॉजिकल मैं सॉल्व करूँगा, मैं रादर प्रोसीजर पे नहीं सॉल्व करता हूँ, रादर लॉजिकल से सॉल्व करता हूँ। देखो और स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है, ग्रेटर देन 1 बोला है, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 81 है पर ये किसी का क्यूब नहीं है, 729 क्यूब है बट स्क्वायर भी है, और 120 तो कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, सो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो इन दोनों में देखना पड़ेगा। देखो 729 ये 9 का क्यूब है और मेरे ख्याल से 27 का स्क्वायर है, 7 हाँ 27 का स्क्वायर है, पर 64 अगर देखें तो 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। सो ये सबसे छोटे इंटीजर का स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आप हैंडल कर पाओगे। 1-2 मिनट आप टाइम लो और कोशिश करते हैं। A इज 75% लेस देन B, तो A की जो B जो है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A इज 75% लेस देन, 75% मतलब
3/4 ले लेते हैं 75 को। 3/4 कैसे लिया, 75/100 कर लिया, सो 3/4 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा। एंड C इज अ 75%, C इज अ 75% डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो अगेन इसको 3/4 कर लेता हूं और A माइनस B का डिफरेंस। बाय व्हाट परसेंट C इज मोर देन A, C किस पैमाने में A से बड़ा है, ये हमें निकालना है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो यहां से सॉल्व करते देखो, 4A इक्वल टू 3B दिख रहा है और 4C इक्वल टू 3A माइनस 3B है। तो अगर से मैं 3B की वैल्यू ये रख देता हूं तो यहां पे क्या आएगा, 3A इज इक्वल टू माइनस 4A हो जाएगा 4C, तो ये आएगा माइनस A इक्वल टू 4C। तो C कितना है, -1/4 ऑफ A हो जाएगा, मतलब A कितना बड़ा है, तो 25% से बड़ा है। C इज 25% मोर देन A बोल सकते, 25%। तो 1 जा और 4 जा, 1/4 आ रहा है, तो 25% आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, कौन सा इक्वेशन है जो 2 एज अ रूट यहाँ पे दे सकता है, तो सब्स्टिट्यूट करके देख लो 2 को। अगर मैं 2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 4 - 8 + 5, ये 0 नहीं होगा। नेक्स्ट में 4 + 6 - 12, ये पे नॉट इक्वल टू 0 है। इसको करेंगे तो 8 - 14 + 6, तो ये इक्वल टू 0 है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही होना चाहिए। इसने ब्ला 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 क्वेश्चन कुछ दिया है, ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज AT, AT का इक्वल क्या है, तो यहाँ पे डिग्री दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, हाइपोटेन्यूस हमें पता है। हम एक लॉ भी जानते हैं कि इन दोनों को हम परपेंडिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, पर यहाँ पे रेडियस का कोई मेंशन नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंगल 30 डिग्री दे दिया है, सो cos 30 का यूज कर सकते हैं। cos 30 क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो एडजेसेंट का वैल्यू हमें 80 निकालना है और हाइपोटेनियस 4 है, और इसकी वैल्यू होगी √3/2 × 4, सो 2√3, ये आपका जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे होना चाहिए। रोहिणी हैज स्कोर 10 more mark in her mathematics test out of 30. 9 times this mark would has been the square of her actual mark. अगर ये 10 मार्क ज़्यादा स्कोर कर रही है किसी नंबर में, तो इसका जो मार्क है वो किसी नंबर का स्क्वायर है और वो उस नंबर से 9 टाइम बड़ा है। मतलब अगर मैं एक नंबर ले लूँ से x, तो इसमें 10 मार्क में जोड़ दूँ तो ये क्या है, जो इसके टोटल मार्क है ये इसके 9 टाइम है और ये इसके स्क्वायर भी है, ये इसका स्क्वायर भी है। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, पर मैं एक लॉजिकल यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 4 का अगर स्क्वायर करे तो 196 होता है, पर ये किसी का 9 टाइम नहीं है। 16 का अगर 9 टाइम निकालते तो 144, पर अगेन ये 12 का स्क्वायर हो सकता है और 16 एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में 15 निकालते हैं, देखो 15 का 9 टाइम होगा, कितना होगा 135 होगा, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है अगेन। और अगर 18 की बात करें, 18 की बात करें तो 18 का स्क्वायर 326 होना चाहिए, पर ये खाली स्क्वायर है पर किसी का 9 टाइम अगेन नहीं है। सो इसका आंसर क्या है, नंबर क्या है, तो हाउ मेनी मार्क डिड शी गेट इन द टेस्ट। तो टेस्ट में नंबर पूछ रहा है पर किसी का स्क्वायर आना चाहिए, पर ऐसा नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर क्या आना चाहिए, देखो तो फॉर एग्जाम्पल मैं 15 में अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ, 10 मोर कर देता हूँ, तो ये होगा 25। तो क्या बोल रहा है, रोहिणी हैज स्कोर 10 मोर मार्क इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 30। 30 में से 25 मिल सकता है। 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 225 होगा, और 25 का अगर 9 टाइम करते हैं, सॉरी 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 225 होगा, और 25 का अगर 9 टाइम करते हैं तो ये 225 यहाँ पे मिलेगा। तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो 15 ये लॉजिकली सही आना चाहिए। आप XYZ करके सॉल्व कर सकते थे, पर अगर ऑप्शन दिए तो लॉजिकली आप बना सकते हो हर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ RS
10,000 become 20,730 in 2 years. If the rate of interest is compounded half yearly, what is the annual rate? Annual rate पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हाफ ईयरली यूज होगा. अगर हाफ ईयरली यूज होगा इसका मतलब हाफ ईयर बाद कंपाउंड होगा. सो ये 4 बार कंपाउंड होगा, तो 4 बार कंपाउंड होना है इसको. तो ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अमाउंट का, वो फॉर्मूला आप यूज करो. अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू जो भी XYZ फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. क्योंकि मैं जनरली इसको शॉर्टकट से सॉल्व करता हूँ और बच्चों में शॉर्टकट इतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, फेमस नहीं है. सो बेटर है आप इसको अच्छे से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो. तो दोस्तों ये मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है. तो इस केस में देखो क्या बोल रहा है. ए का जो ए और बी का इन्होंने रेशियो दिया है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है दोनों का. ए का इनकम फिर 5x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर 3x मान लेते हैं. और इस केस में बी के लिए 6x इनकम है और 4x इसका एक्सपेंडिचर है. तो हमें क्या दिला है, बोथ कैन सेव 1800 एंड 1600 मंथली सेविंग. व्हाट इज द इनकम ऑफ बी पूछ रहा है. तो देखो यहाँ से अगर हम सेविंग निकालते तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो हम रेशो में ही सॉल्व कर लेते हैं. 6x माइनस 4x इक्वल टू ये होगा 2x. तो 2x की वैल्यू इसने 600 दे दी है बी के केस में, तो x का वैल्यू 800 हो जाएगा. x का वैल्यू अगर 800 होता है तो ये क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है किसका, तो b का पूछ रहा है. तो 6x का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो 6 इंटू 800 तो 4800 ये सही जवाब होना चाहिए. तो 4800 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है. व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल 130 का सब क्या होगा. देखो 130 का सप्लीमेंट्री एंगल अगर निकालना है तो प्लस x करना पड़ेगा इज इक्वल टू 180. तो ये होगा 50. और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, मतलब 50 को किस में ऐड करेंगे कि 90 मिलेगा. तो ये x का अगेन वैल्यू हम निकालते, इसको y ले लेते हैं. यहाँ से y का वैल्यू आना चाहिए 40 आना चाहिए. तो 40 इज द राइट आंसर आना चाहिए. ये हो गया आपके सप्लीमेंट्री की केस, ये हो गया आपकी कॉम्प्लीमेंट्री की केस. फॉर विच सेट ऑफ द नंबर मीन, मीडियन एंड मोड हैव सेम वैल्यू. देखो मीन का मतलब, तो मीन का मतलब है मतलब इसका सम करेंगे 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू जो भी आए. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम ये सारा करते हैं तो 6 एंड 3 मतलब 15/5. सो 3 आएगा मीन. इसका मीडियन अगर निकालते हैं तो सेंटर का नंबर अगेन 3 है. और मोड निकालते हैं, मोड मतलब सबसे ज्यादा कौन आया है, तो इसमें भी 3 आया. तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए. तो मीन कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालते हैं. मीडियन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और बीच वाला नंबर पकड़ो. और मोड मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा नंबर आया है, बस ये दिखना है. तो यहाँ पे इस केस में 3 आया था, तो ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट होना चाहिए. ये मिसिंग नंबर सीक्वेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है. तो देखो नंबर लिख लेते हैं 0, 7, 26, 63 एंड 124. ये नंबर देख के कुछ समझ में आएगा. 63 में या 26 देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है. देखो ये 27 है, ये 64 है, ये 8 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा. तो ये सारे क्यूब नंबर है, इसमें से -1 कर दिया है, इसमें से खाली -1 किया है. सो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, तो 6 का क्यूब -1. तो 6 का क्यूब कितना है 216 और -1 तो होगा 215. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए. इंडिपेंडेंस डे वाज ऑन सैटरडे 2022. तो 2021 में क्या होगा, तो 1 साल अगर आगे जाता है तो डे भी एक दिन से आगे जाता है. तो ये आपको देखना पड़ेगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, लीप ईयर है. सो ये आप अच्छे से समझो और सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. चलो दोस्तों ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, तो वो भी चेक कर सकते हैं. तो देखो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x पूछ रहा है. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री है. तो sin x क्या होता है, तो sin x होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से अपोजिट निकालना पड़ेगा. तो पाइथागोरस आप यूज कर सकते हो. 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर
तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल से 25 इक्वल टू 5, सो 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, तो 5/13 ये साइन एक्स का वैल्यू होना चाहिए। ये देखते हैं वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, इस क्लास में भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, अरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बीनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अरुण स्टार्टेड वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डे बीनू ज्वाइन हिम, सो द वर्क इज फिनिश इन 10 डेज। तो 10 डेज में वर्क फिनिश करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू डेज इंटू इफिशियंसी, वर्क इज इक्वल टू डेज इंटू इफिशियंसी। इसका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैसे निकलेगा, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 90, 18 5 90 और 15 के टेबल में भी 90 आता है। तो ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी, ये आपका वर्क हो जाएगा। तो कितना होगा 6 यूनिट और ये होगा 5 यूनिट, सो ये होगा 11 यूनिट। दोनों का अगर हम निकालते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 96, करेक्ट है। सो अगर हम इसको देखते हैं, हाउ मेनी डेज शुड बीनू ज्वाइन हिम सो दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। 10 डेज में इसको कंप्लीट करना है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना वर्क इसने कर लेना चाहिए, सो ये 10 डेज में कंप्लीट हो। देखो, अरुण और बीनू 15 और 18, इन दोनों से ये होगा से 90 एलसीएम, और ये 6 और 5 होगा। तो मैंने क्यों अज्यूम किया ये समझो, क्योंकि ये इन्होंने क्या दिया है, ये डेज कंप्लीट डेज दिए, तो कटने चाहिए। सो अरुण ने इधर 1 डे खुद से काम करना चाहिए, 2 डे करना चाहिए, 3 डे करना चाहिए, 4 डे करना चाहिए। पर ये नंबर मैंने इस तरीके से 4 चूज किया ताकि वो 11 से डिवाइड हो। 11 क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो इफिशियंसी सम है ये 11 आएगा, तो 11 से कटना चाहिए। इसके लिए मैंने एक डे रैंडमली हिट एंड ट्रायल करके देख लिया। सो यहाँ पे ये 4 डेज परफेक्ट दे रहा है आंसर। अरुण अगर 4 दिन काम करेगा तो ये 24 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा आउट ऑफ 90 यूनिट वर्क। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू डेज इंटू इफिशियंसी थी। उन्होंने हमें डेज तो पहले से ही दे दिया है। अब देखते हैं, अगर ये 24 यूनिट वर्क करता है तो 66 यूनिट बाकी है। और अब आप ही यहाँ पे सोच सकते हो कि 66 यूनिट को 11 की इफिशियंसी से करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 डेज लगनी चाहिए। 6 डेज कैसे, अगर 66 यूनिट वर्क है और उसको अगर मैं 11 यूनिट से कंप्लीट करूँ तो कितना दिन लगेगा, तो 6 डे लगना चाहिए। और अरुण ने ऑलरेडी 4 डेज वर्क कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ पे 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। सो बीनू ने कब ज्वाइन किया, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बीनू ज्वाइन, तो बीनू ने कब ज्वाइन किया, तो 4 दिन बाद उसने ज्वाइन करा, आफ्टर 4 डेज बीनू ज्वाइन, आफ्टर 4 डेज बीनू ज्वाइन। तो मैं जनरली क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करता हूँ रादर देन फॉर्मूला बेस या फिर पैटर्न बेस में सॉल्व नहीं करता हूँ, रादर लॉजिकल थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एरिया का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं हिंट दे देता हूँ, बट ये आपको एज अ होमवर्क ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व बहुत करना पड़ता है, इसके लिए मैं इसको नहीं करता हूँ। तो हिंट क्या है, देखो से ये जो पार्ट है ये रेडियस है, तो 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 12 सेंटीमीटर पूरा दिया है, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो ये क्वार्टर सर्कल है, तो एरिया कितना आएगा, πr²/4, ये 1 का आएगा, ऐसे 4 है तो इंटू 4 कर लेते हैं, तो 4 से 4 कट, बाकी आप सॉल्व कर लो, 3.14 इंटू 36। तो आप यहां से अगर सॉल्व करते हो तो यहां से ये एरिया आ जाएगा, और 12 लिया है स्क्वायर का एरिया, तो 144 वो माइनस ये कर लो 3.14 इंटू 16, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। या फिर 12.7 भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपकी चॉइस है कि किस में कटेगा किस में नहीं करेगा, तो वो ठीक है। पर इन्होंने बोल दिया है कि 3.14 यूज करो, सो आपको 3.14 यूज करना पड़ेगा। अगेन एरिया का क्वेश्चन, एरिया साइड का क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दे दिया है। अगर से मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूं तो इसका जो डायगोनल है ये 16 है और ये 12 है, तो अगेन आप ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 6, और तो यहां से आप डायगोनल निकाल सकते हो। 6 8 है तो 100 आना चाहिए, मतलब 10 डायगोनल आना चाहिए। तो यहां से आपका क्या मिल गया, 8 इंटू 6, तो ऐसे टोटल 4 ट्राइंगल है तो इंटू 4 कर लेते हैं, इंटू 2 से कट जाएगा, ये आपका
ये आएगा आपका एरिया। अगर एरिया पूछा है तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट इज अ लेंथ ऑफ अ साइड पूछ रहा है, मतलब यही पूछ रहा था, तो 10 ही हमारा करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन है अगेन 10th स्टैंडर्ड का बेसिक क्वेश्चन है, सो मैं ज़्यादा इन डेप्थ जा नहीं रहा हूँ इन क्वेश्चन के, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, यही एक्सपेक्टेशन है। तो देखो अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा आपके अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा आपके अपोजिट एंगल। सो 4b इक्वल टू ए हो जाएगा और 2c इक्वल टू 75 प्लस b हो जाएगा। तो ये यहाँ से इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर चाहे तो इसको भी एक बार कर लेते हैं, इसको अगर ले लेते हैं से तो 2c प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और नीचे की अगर बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टोटल इक्वेशन आ गए, यहाँ से ए बी निकालो और सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड के बेस क्वेश्चन है। एरिया पूछ रहा है, काइट का डायगोनल, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट है। तो एरिया मैंने अभी बता दिया, ये 12 है, सही ये 8 है, तो ये होगा 4, ये होगा 6 और 4 है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 ट्राइंगल है, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। सारे के सारे मैथ्स का क्वेश्चन मैंने लॉजिकली सॉल्व किए हैं। आप अगर टेक्निकली XYZ लेके अगर सॉल्व कर पाए तो देखो, जरूर सॉल्व करो, पर मैंने लॉजिकली आपको मेथड बता दी है किससे सॉल्व करोगे। दूसरी बात है कि दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।